पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! दिल्ली नगर निगम का चुनाव इस बार आम आदमी पार्टी जीती है, लेकिन बीजेपी जो 15 साल से नगर निगम में शासन कर रही थी, वो चुनाव हार कर भी कुछ जीतने की कोशिश में लगी हुई है। कैसे? उसके लिए ये खबर जो है सिलसिलेवार तरीके से देखनी होगी। खबर यह है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने 10 पार्षदों को एमसीडी के अंदर नॉमिनेट किया है। इनको एल्डरमैन कहा जाता है और टेक्निकली जो लिखा हुआ है कानून के अंदर वो ये है कि ये लोग एक्सपर्ट होने चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो एमसीडी को अच्छे से जानते हों, ताकि जो है शहर जो है अच्छे से उसकी जो म्युनिसिपल व्यवस्था है उस पर काम किया जा सके। लेकिन आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये कोई एक्सपर्ट नहीं है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनको दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली की चुनी हुई आम आदमी पार्टी सरकार को बाईपास करके, यानी निर्वाचित सरकार को बताए बिना या उनकी राय लिए बिना जो है मनोनीत कर दिया है पार्षद के तौर पर। अब बीजेपी कार्यकर्ता होना कोई गलत बात या फिर आरोप नहीं है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी करती तो आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता इसमें नॉमिनेट होकर आते। लेकिन हां, अगर चुनी हुई सरकार से एलजी ने जो है राय नहीं ली है तो फिर ये गलत है, क्योंकि उपराज्यपाल के पास ऐसा करने के अधिकार नहीं है। दिल्ली के अंदर बेशक सरकार पूरी नहीं है, फुल गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन उपराज्यपाल के पास जो अधिकार हैं उनमें यह अधिकार नहीं आता। उपराज्यपाल के पास अधिकार है पुलिस, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और सर्विसेज। इन चार के अलावा जो चुनी हुई सरकार है उसी की राय जो है वो मानी जाती है। और राय में अगर डिफरेंस भी हो रहा है और उपराज्यपाल को अपनी चलानी भी है तो भी चुनी हुई सरकार के साथ डिस्कशन तो करना होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि निर्वाचित सरकार को बाईपास करके एलजी ने सीधा ही जो है 10 लोगों को, बीजेपी के 10 लोगों को नॉमिनेट कर दिया है दिल्ली नगर निगम में। एलजी साहब विनय सक्सेना जी ने एमसीडी की कमिश्नर को कॉल किया और कहा कि मनोनीत पार्षदों की फाइल आप सीधा मुझे भेज दो और दिल्ली सरकार को पूरी तरह से बाईपास कर दो। वो फाइल एमसीडी के कमिश्नर द्वारा दिल्ली सरकार को नहीं भेजी गई। जिस प्रक्रिया से फाइल पास होती है कि पहले डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाती है, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज के पास जाती है, सेक्रेटरी के पास जाती है, मंत्री के पास जाती है और वहां से एलजी साहब को भेजी जाती है। इस पूरी कानूनी प्रक्रिया को बाईपास किया गया और एमसीडी कमिश्नर से सीधा एलजी साहब को फाइल भेजी गई और आज सुबह ये इल्लीगल, पूरी तरह से गैर संवैधानिक, गैर कानूनी नोटिफिकेशन को निकाला गया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के 10 कार्यकर्ताओं को मनोनीत पार्षद एलजी साहब द्वारा घोषित किया गया है। अब समझिए कि यह नियुक्ति अहम क्यों है। दरअसल दिल्ली में जो एमसीडी है उसकी जो व्यवस्था है उसके हिसाब से मेयर और डिप्टी मेयर जो पद हैं ये अहम तो हैं, लेकिन असली काम जो है वो स्टैंडिंग कमेटी करती है। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कुल 18 सदस्य होते हैं, जिनमें 6 सदस्यों को जो है पूरा सदन जो है वो चुनता है और 12 सदस्य जो होते हैं वो एमसीडी के जो अलग अलग कुल 12 जोन हैं उससे चुनकर आते हैं। और ये जो पार्षद मनोनीत हुए हैं इनको जो जोन के चुनाव होते हैं, जो 12 लोग जोन से चुनकर स्टैंडिंग कमेटी में आते हैं उनमें वोटिंग करने का अधिकार होता है। और ये जो 10 लोग नॉमिनेट किए हैं उपराज्यपाल ने, ये केवल 3 जोन से आते हैं, यानी कि ये 3 जोन के अंदर ये लोग वोटिंग कर पाएंगे। ये जो जोन है ये है नरेला जोन, सेंट्रल जोन और सिविल लाइंस जोन। अब ये खेल क्या है इसको समझिए। खेल ये है कि कुल 12, मैंने आपको बताया कि 12 जोन से 12 लोग चुनकर आएंगे जो स्टैंडिंग कमेटी मेंबर बनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो एमसीडी को चलाने वाली कमेटी होती है वो स्टैंडिंग कमेटी कहलाती है और जो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होता है वो सबसे पावरफुल माना जाता है और हर हफ्ते जो है स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होती है। तो आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में चुनाव जीता है या बीजेपी ने जितने पार्षद दिल्ली के अंदर जीते हैं उसके हिसाब से अभी आम आदमी पार्टी 8 जोन में आगे है। ये जोन है सेंट्रल जोन, सिटी एसपी जोन, सिविल लाइंस, करोल बाग, नरेला, रोहिणी साउथ
और वेस्ट, ये इन 8 जोन में आम आदमी पार्टी आगे है, जबकि 4 जोन ऐसे हैं जिनमें बीजेपी आ गए हैं, यानी उनके पार्षद ज्यादा यहां पर जीते हुए हैं। ये हैं केशवपुरम, नजफगढ़, शादरा नॉर्थ, शादरा साउथ। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी जिन 8 जोन में आगे दिखाई दे रही है, उनमें 3 जोन जो हैं वो ऐसे हैं कि मार्जिन जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में बहुत कम है। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें सेंट्रल जोन, यहां पर 13 पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं, 10 बीजेपी के हैं, 2 कांग्रेस के हैं। तो ये जो 10 नॉमिनेशन हुए हैं उपराज्यपाल की तरफ से, इनमें 2 जो पार्षद हैं, जो एल्डरमैन हैं, वो सेंट्रल जोन में है। यानी कि अभी जो संख्या थी बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की ये थी कि 13 आम आदमी, 10 बीजेपी। अब जैसे ही ये 2 जुड़ेंगे यहां पर वोटिंग के लिए, तो यहां पर 13 आम आदमी हो जाएगी और बीजेपी 12 पर पहुंच जाएगी, 2 कांग्रेस के हैं। ये कहा जा सकता है कि क्या कांग्रेस को तोड़कर जो है वोटिंग करवाई जाएगी, बहुत मुश्किल है, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी के करीब जो है बीजेपी पहुंच जाएगी। दूसरा है सिविल लाइंस जोन, यहां पर अभी जो स्थिति है वो ये है कि 9 पार्षद जो है आम आदमी पार्टी के जीते हैं, 6 बीजेपी के जीते हैं। लेकिन ये जो नॉमिनेशन हुआ है एल्डरमैन का, इसमें 4 लोग जो हैं वो इस जोन में आते हैं। तो अगर 4 इसमें जुड़ जाएंगे, जो 9-6 का आंकड़ा है, 9 आम आदमी पार्टी और 6 बीजेपी, तो 4 जैसे ही एल्डरमैन इसमें जुड़ेंगे तो आम आदमी पार्टी 9 पे रह जाएगी और बीजेपी जो है वो 10 पे पहुंच जाएगी। ये जोन जो है बीजेपी का हो जाएगा। तीसरा है नरेला, जहां पर जो आंकड़ा है वो ये है कि अभी 10 वार्ड में आम आदमी पार्टी आगे है, 6 में बीजेपी आगे है। तो जैसे ही अभी इनमें जो 4 पार्षद और जो नॉमिनेट हुए हैं कुल 10 में से, वो नरेला जोन से आते हैं। तो ये जब 4 इसमें जुड़ गए तो आम आदमी पार्टी भी 10 हो गई और जो बीजेपी है वो भी 10 हो गई। तो यहां पर अगर बीजेपी ने जो है कोई एक पार्षद अपनी तरफ खींच लिया तो ये जो है जोन भी बीजेपी के पास आ जाएगा। तो इसीलिए जो है ये जो नॉमिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर जो है हम ये मान लें कि यहां पर टाई हो गया और बीजेपी ने नरेला जोन जीत लिया और सिविल लाइंस जोन जीत लिया, तो जो 8-4 की संख्या है, अभी जो हमने देखा कि 8 जोन में आम आदमी पार्टी आगे, 4 में बीजेपी, तो वो 6-6 पर आ जाएगी। तो ये जो है एक तो यहां बात हो जाएगी। उसके बाद कुल मैंने आपको बताया कि 18 सदस्य होते हैं एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी में, तो 12 तो जोन से आते हैं और 6 जो हैं उनको हाउस चुनता है। और उसकी प्रक्रिया यह है कि एक आपको स्टैंडिंग कमेटी मेंबर जिताने के लिए 37 फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट चाहिए। तो आम आदमी पार्टी जो है इसमें अभी के हिसाब से 3 जीतना पक्के हैं आम आदमी पार्टी के और 2 जीतने पक्के हैं बीजेपी के। 6ठी सीट को लेकर जो है फाइट है, यानी कि आम आदमी पार्टी 4थी सीट जीतने के लिए फाइट करेगी और जो बीजेपी है वो 3री सीट जीतने के लिए फाइट करेगी। लेकिन बीजेपी के लिए ये सीट जो है जीतना फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी ज्यादा करीब लग रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 134 यहां पे पार्षद जीते हैं और अगर आम आदमी पार्टी को फर्स्ट प्रेफरेंस से 4 सीट जीतनी है तो आम आदमी पार्टी को 148 जो है पार्षदों का समर्थन चाहिए होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास अभी 134 हैं जो जीते हैं, यानी कि 14 और समर्थन जो है फर्स्ट प्रेफरेंस के जुटाने होंगे। जबकि बीजेपी अभी बीजेपी जो है 2 जीत रही है, 3री पार्षद को स्टैंडिंग कमेटी मेंबर बनाने के लिए बीजेपी को जो है वो 104 वो जीते थे, एक पार्षद जो निर्दलीय था वो उनके पास ज्वाइन कर गया है, तो 105 हो गए हैं। कुल 111 सदस्यों की फर्स्ट प्रेफरेंस वोट की जरूरत होगी ताकि उनका 3रा मेंबर जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में जीत जाए। तो 6 कम हैं बीजेपी के 3रे को जिताने के लिए और 14 कम हैं आम आदमी पार्टी के लिए। ये फर्स्ट प्रेफरेंस के हैं। अगर ये एक जो या इसमें सीट निकलेगी वो 37 पार्षद जब फर्स्ट प्रेफरेंस पर वोट करेंगे तब निकलेगी। तो अगर ये फर्स्ट प्रेफरेंस पे 37 वोट नहीं होते तो फिर सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी और वो होती है तो उसमें आम आदमी पार्टी जो है वो बाजी मार सकती है। तो इसीलिए जो है जो पूरा जोर आजमाइश चल रही है वो ये है कि अगर जो 12 जोन जो हैं उनमें से अगर चुनाव होने की बात आई तो अगर बीजेपी किसी सूरत में जो 4 तो जीत ही रही है, 2 जोन और खींच ले तो 6-6 वहां पर हो जाएगा। और अगर यहां पर बीजेपी ने जो है एक जोन और जीत लिया, एक स्टैंडिंग कमेटी की सीट और जीत ली,
तो बीजेपी भी 3 हो जाएगी और आम आदमी पार्टी भी 3 हो जाएगी। हालांकि अभी ये अगर मगर में है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, फिर जो है टॉस होता है और जिसका हेड या टेल जिसका भी आता है वो जो है स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन अपना बनाता है और फिर जो है वो काम कर सकता है। तो अभी बहुत सारे अगर मगर हैं, जैसा मैं बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि बिल्कुल इस तरह से ही यहां पर ये वोटिंग हो जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर ये आपत्ति कर रही है कि सरकार से पूछा ही नहीं गया तो ये मामला जो है यहां पर भी फंसेगा। और ये मामला भी आगे जो है ये भी देखना होगा कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है अगर उसने आम आदमी पार्टी के 1-2 पार्षद या कुछ संख्या तोड़ ली, तो क्योंकि गुप्त वोटिंग होती है, तोड़ ली तो जो है बीजेपी वहां पर जीत जाएगी। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी के पार्षद जो हैं आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट कर दें। तो इसीलिए केवल मेयर या डिप्टी मेयर का चुनाव इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि असली जो पावर होती है वो स्टैंडिंग कमेटी के पास होती है। और ये जो खेल है पूरा का पूरा, ये मेयर डिप्टी मेयर चुनाव के बाद ही देखने को सामने आएगा। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।